बहुत बहुत शुक्रिया. आम्ही दलवाई समाज प्रबोधाने ज्यांना सन्मानित केलं होतं ते मोहम्मद वाहिद भाई, आणि असंच मागच्या 2 वर्षापूर्वी याच पुरस्काराने सन्मानित केल्या गेलेले प्राध्यापक जहीर अली, जे संविधान अभ्यासक आहेत, इतिहास अभ्यासक आहेत आणि रॅशनलिस्ट थिंकर आहेत. खरं त्यांच्यासारखं मराठी भाषिक जर ते असते तर त्यांच्या लेखनाला अनेक पुरस्कार, म्हणजे आपल्या म्हणजे त्यांची अनभिज्ञता समाजामध्ये राहिली नसती. एक मोठा विचारवंत, म्हणजे मला तर अनेक वेळा त्यांच्याकडे प्रति दलवाई वाटावं एवढं त्यांचा अभ्यास आहे. पण आता वेळ कमी असल्यामुळे त्यांच्या बोलण्यावरती आपण वेळेची मर्यादा घालतोय. प्राध्यापक जहीर अलींनी मनोगत व्यक्त करावं असे त्यांना विनंती. बाबा अड़ावजी, राव साहब, कस्बे साहब, मेरा दोस्त फिरोज मिट्टी बोरवाला, और ऑडियंस में भी कई लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ. आप सबका शुक्रिया. सबसे पहले मैं ये जो मुस्लिम सत्यशोधक मंडल ने मुझे जो 75 इयर्स कंप्लीट होने पर जिस तरह सत्कार किया है, जो भी किया है, एक्चुअली ये बहुत ही सिविलाइज्ड वे है टू से दैट टेक दिस पुरस्कार एंड शट अप. Now you are 75 and don't actually trouble other people now. Anyway, but I accept it with humility and I thank them. मेरे सामने जो विषय है, जो कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द करंट सिनेरियो, now what exactly is the status of Indian Constitution. उससे पहले मैं मुस्लिम सत्यशोधक मंडल के इम्पोर्टेंस बताने के लिए 2 मिनट लूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट ग्रुप है और ये जो मूवमेंट है ये कितने इसकी इम्पोर्टेंस है या कितना बड़ा काम कर रही है. देखिए, एक आम तौर पे ये कहा जाता है कि मुसलमानों में किसी किस्म का सोशो रिलीजियस रिफॉर्म नहीं हो सकता और बहुत मुश्किल है. लेकिन इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में कुछ लोगों ने इस्लाम में या मुसलमानों में कह लीजिए रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जिसमें सर सैयद बहुत बड़ा नाम है. सर सैयद ने जो काम किया, हालांकि वो प्रो ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर्विस करते थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की बीमारी जो उस ज़माने में थी उसको पहचाना था कि 1857 के बाद मुसलमान डायरेक्ट एनिमी था ब्रिटिश का. For about 1 year there was no permission for any Muslim to enter Delhi. गालिब चूंकि वहीं रहते थे, वो कहीं गए नहीं थे, हमारे भी नहीं गए थे. तो उनके पास एक कैप्टन 4 हवलदार के साथ पहुंच गया घर पे और पूछा, तुम मुसलमान हो? उन्होंने कहा हाँ, आधा मुसलमान हूँ. तो उन्होंने कहा आधा मुसलमान क्या होता है? तो कहने लगे मैं शराब पीता हूँ, सूअर नहीं खाता. तो वो उसने उसको समझाया लोगों ने कि तो उस तरह से उनकी जान बच गई. तो डायरेक्ट टारगेट था मुसलमान, क्योंकि ब्रिटिश ने जो बख्त खां या वहाबी लोग थे जो दिल्ली में दाखिल हुए थे, वो सारे के सारे मुसलमान थे
ब्रिटिश ने मुसलमानों को एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था। उस कंडीशन में सर सैयद बिजनौर में एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकर थे। उन्होंने उनको एक ही ज़बान आती थी, उर्दू। उन्होंने असबाब बगावत हिंद यानी रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक बुकलेट लिखी। उनको लोगों ने समझाया भी ये क्या कर रहे हो, आपको फांसी हो जाएगी वगैरह वगैरह। मगर कुछ अंग्रेज़ जो थे थोड़ी बहुत उर्दू जानते थे और उन्होंने सर सैयद को बुला के पूछा और समझा क्या लिखा है आपने। तो उन्होंने कहा था कि अननेसेसरी जो एंटी मुस्लिम एटीट्यूड, एंटी इंडियन एटीट्यूड था पहले, उसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। इसमें हिंदू को या मुसलमान को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ पार्लियामेंट में, उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हुआ और इट वाज अलाउड टू बी पब्लिश्ड। सर सैयद ने उस वक्त समझा था कि मुसलमानों की बैकवर्डनेस की एक ही ये जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ एजुकेशन में है, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक वेस्टर्न एजुकेशन। और उनको बहुत जूते मारे लोगों ने, कीचड़ फेंका, गालियां दी, मगर वो अपनी उससे हटे नहीं। और उन्होंने पहले एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश किया जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना है। तो वो पहला अटेम्प्ट था मुसलमानों को या इंडियन इस्लाम को सुधारने का। उसके बाद बहुत से थे, जैसे एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी थी जिसको देवबंदी कहते हैं, आज भी है वो दे वांटेड टू रिवाइव द प्रिमिटिव प्योर इस्लाम, वो एंटी सर सैयद मूवमेंट थी। उसके बाद अहमदिया मूवमेंट थी, उन्होंने एक अलग ही रिलीजन इस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो CAA है उसमें उनका आर्ग्यूमेंट है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो हिंदू है ना, एक्सेप्ट मुसलमान, जो दूसरे लोग हैं वो आके बसना चाहे तो बस सकते। अहमदिया का क्या है? मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। कई मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो या अफ़गानिस्तान में, वहाँ लोकल जो कम्युनलिस्ट एलिमेंट है उनसे परेशान है क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। एक तो ये हुआ। और अहमदिया जो कादियानी जिनको कहते हैं, कादियान गांव जो है इंडिया के पंजाब में है, तो गुलाम अहमद कादियानी वहाँ पैदा हुए थे और उन्होंने जो अपने इस्लाम के बारे में जो स्टडी थी, उन्होंने खुद को प्रॉफिट डिक्लेयर किया पहले और फिर उसके बाद कहा कि मुझ पर भी वही उतरती है, मतलब रेवलेशन मुझे भी होता है। तो पाकिस्तान में दे आर डिक्लेयर्ड एज नॉन मुस्लिम्स, इंडिया में मुसलमान हैं वो। तो अगर पाकिस्तान में वो नॉन मुस्लिम है तो CAA में क्यों नहीं कवर किया उनको? भाई वो भी तो नॉन मुस्लिम है ना। अहमदिया के नाम की वजह से ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान है वहाँ पे। तो उसके ये ड्रॉबैक्स है। तो ये मैं ये कह रहा था कि मुस्लिम सत्यशोधक समाज 19वीं सेंचुरी में जो कुछ हुआ, अहमदिया मूवमेंट आई, एक फराइजी मूवमेंट थी बंगाल की, मेरे नज़रों में वो सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी। क्योंकि कोई सर सैयद की मूवमेंट मिडिल क्लास एलिटिस्ट मूवमेंट थी, अहमदिया बिल्कुल मिडिल क्लास की मूवमेंट थी। फराइजी वॉज द ओनली मूवमेंट अमंग इंडियन मुस्लिम जिन्होंने पेजेंट्स के प्रॉब्लम को एड्रेस किया था। ग्रास रूट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया था। उसमें शरीयतुल्लाह ने वो मूवमेंट शुरू की थी
वो सक्सेसफुल भी रही काफ़ी। ये हो गया आज़ादी तक। उसके बाद आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, कोई सोशो रिलीजियस मूवमेंट मुसलमानों में नहीं उभरी जो रिफॉर्म के हिसाब से, एक्सेप्ट मुस्लिम सत्यशोधक समाज। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसके कोई ड्रॉबैक्स आप गिनाते बैठेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि किसी मूवमेंट हो सकती है आज़ादी के बाद, मुसलमानों ने अपने को जान कैसे बचाना, बचाव कैसा करना, हिंदू महल्ले में रहते हैं तो उसमें बचना का, ये इस तरह की मूवमेंट थी। लेकिन कोई सोशो रिलीजियस मूवमेंट टू रिफॉर्म इस्लाम और टू रिफॉर्म मुस्लिम्स इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं है, एक्सेप्ट मुस्लिम सत्यशोधक समाज। तो उस समाज ने मुझे 75 इयर्स होने पर ये जो मेरा सत्कार किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, थैंक करता हूँ। अब ये जो मेन टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशन टुडे, एक बात तो है कि मोदी, अब मोदी की बात करें तो गालिब ने अपने बारे में कहा था, तो उसको बदल के मैं ये बोल सकता हूँ कि पूछते हैं वो कि मोदी कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ 2/3 मेजॉरिटी कोई मेजर चेंजेस तो नहीं ला सके, इसलिए उनका एक बीजेपी का एक लीडर अनंत कुमार हेगड़े, उसने कहा था कि हमको 400 सीट चाहिए इस बार, कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है। अब बदलना है तो सारे अब ये जो है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जिस आइडियोलॉजिकल जो इनकी बैकिंग है आरएसएस की, उन्होंने 52 इयर्स तक तिरंगा नहीं लहराया नागपुर में अपनी बिल्डिंग पर। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसको मानने से इनकार कर दिया। आयरनी ये है, ये हमारी ट्रेजेडी है कि आज हम उनको, कि वो क्या करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या उनके हाथ में सत्ता है वो क्या कर सकते हैं, उस पर आज हमको डिस्कशन करना पड़ा। 52 इयर्स तक आपने ओपनली, और ये ऑर्गेनाइजर जो उनका वो है वीकली, उसमें लिखा है कि हम ये झंडे को नहीं मानते, तो दे शुड हैव बीन अरेस्टेड, दे शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड नॉन सिटीजन्स। और कैसे टॉलरेट किया 52 इयर्स तक आपने, और आज वो रूलर्स हैं। तो जाहिर है कि अब ये बात सबको मालूम है कि अगर उनके पास 400 सीट आती है एमपी की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हाल करेंगे। तो मेजर चेंजेस नहीं आ सके क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी बोथ द हाउसेस में नहीं थी। लेकिन 2 चेंजेस उन्होंने किए हैं। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर कमेटी खुद बना ली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, अमित शाह है, और वो चीफ जस्टिस था उसको निकाल दिया उससे, और अपॉइंटमेंट भी कर दिए 2 कमिश्नर के। 2 दिन पहले ही उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे। राहुल गांधी ने उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि दे मेक लॉट ऑफ नॉइस but they don't have the courage to change the constitution. It is not the courage, it is the number. If they will have number, they will change the constitution. और ये बहुत बड़ा खतरा है। तो एक तो हुआ ये इलेक्शन कमीशन, दूसरा हुआ आर्टिकल 370, उन्होंने उसको निकाल दिया। अब उसके बाद देखिए, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि कोई मुसलमान कश्मीर या पाकिस्तान के बारे में कोई हमदर्दी की बात करें तो वो इंटरनेशनल डिक्लेयर करते सारे।
तो कश्मीर पे अगर मुसलमान बोल रहा है और उसके फेवर में बोल रहा है, तो देर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी दैट आई मे बी डिक्लेयर्ड एन एंटी नेशनल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये है कि वे सब स्टेट जो है, वाई देयर शुड बी ए स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, सबको बराबरी का होना, तो वाई देन महाराष्ट्र एंड गुजरात आर स्पेशल स्टेटस? देयर इज आर्टिकल 371 ऑल्सो, यू मस्ट नो दिस। It was Article 370 which was about Jammu and Kashmir. Article 371 is about Gujarat and Maharashtra. Then thereafter 371A, B, C, D about Nagaland, about Northeast. अगर सबको सम्मान या एक साथ रखना है स्टेट का स्टेटस, तो आर्टिकल 371 क्यों है फिर? उसको भी निकालना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 370 निकालने से पहले, और उसको सिर्फ निकाला नहीं, उसका बाइफर्केशन कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रॉमिस किया। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दे हैव अपहेल्ड this decision of the मोदी गवर्नमेंट। तो वो हो सकता है अच्छाई के लिए हो, लेकिन अच्छाई के लिए यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव। दैट वाज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। उसके बाद उन्होंने जो कुछ सीए के लिए आसाम में कहा, वाई आसाम? क्योंकि आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, about 37 to 40%। तो वो आसाम पे सीए का शुरू किया कि सिटीजनशिप का नया अमेंडमेंट आएगा और कुछ लोगों को उनके पास प्रूफ नहीं होगा, और वो ये कहते हैं कि हम पासपोर्ट को और इलेक्शन कार्ड को नहीं मानते हैं, आपको प्रूफ करना है कि यू आर इंडियन सिटीजन और नॉट, otherwise you will stay in some camps which were created by the government and your citizenship will be decided। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो मेजर चेंजेस है, और वो और कुछ तो कर नहीं सके क्योंकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन आप होशियार रहिए, आप ये लिख लीजिए, द मोमेंट दे गेट क्लियर मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस, दे विल डिक्लेयर दिस कंट्री एज ए हिंदू राष्ट्र। So this is actually my apprehension. Thank you very much.